Hello everyone and guys, welcome to the channel and welcome to your first video with regards to your general awareness preparation for the SBI PO 2024 एग्जामिनेशन। सो गाइज एक नई शुरुआत है आप सबके लिए इस चैनल पे भी और इस वीडियो के थ्रू फॉर योर SBI PO प्रिपरेशन। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं अबाउट जनरल अवेयरनेस गाइज। ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस का पेपर आपका फेज 2 में आता है, फेज 1 में नहीं आता है। बट रीजन इसको स्टार्ट करने का भी ये है क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फेज 1 प्री के बाद उनका क्यूआरई अच्छा होता है बट एक फियर ऑफ सेंस होता है अपने मन में कि किस तरह से जीए को स्टार्ट करें। वो फियर ही ऐसा हो जाता है कि वो आपको स्टार्टिंग ही नहीं करने देता जनरल अवेयरनेस को, और एक बहुत बड़ा हुआ क्रिएट हो जाता है बिकॉज काफी इंफॉर्मेशन है, काफी न्यूज होती है। तो कब उसको किसको कहते हैं उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमने ये जनरल अवेयरनेस सीरीज आपके लिए अभी वीकली लेवल पे स्टार्ट की, ताकि कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया रहता रहे कि क्या क्या चीजें सराउंडिंग्स में हुई हैं, ताकि जब आप प्री के बाद अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे मेंस के लिए तो आपको इन चीजों को टैकल करना इजी हो जाए। दूसरी चीज गाइस, जनरल अवेयरनेस अगर आप बात करते हैं, एसबीआई पीओ की लेवल की बात करूं तो बहुत बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि एसबीआई पीओ का क्या लेवल क्लरिकल लेवल का होता है क्वेश्चंस, क्या जीए का लेवल आरबीआई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस एक मिडिल पाथ पे आते हैं, बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं आरबीआई की तरह बहुत ज्यादा बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे कम देखने को मिलते हैं, बट ऑब्वियसली इतने हल्के क्वेश्चंस भी नहीं है क्लरिकल वाले, तो एक मिक्स्ड अप्रोच लेके एसबीआई जो है क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। और हमने भी उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके जो सेशंस हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जनरल अवेयरनेस पार्ट, जहां पे हम आपके बैंक एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, डिफेंस की न्यूज होगी, साइंस एंड टेक की न्यूज होगी, जो नॉर्मल जीए वाली न्यूज है उनको हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेटर हाफ ऑफ द वीडियोस हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या इंपॉर्टेंट स्कीम्स उसमें आई हैं वो हम आपके साथ जरूर डिस्कस करें, ताकि आपकी स्कीम्स की जो प्रेपरेशन और रिपोर्ट्स हैं उनको हम इलेबोरेटिव वे में आपके साथ डिस्कस कर सकें। आज की वीडियो में बात करूंगा इस टोटल मेरे पास आपके साथ 25 न्यूज हैं जिसको आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां पे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे या 20 न्यूज ऑफ जनरल अवेयरनेस होंगी। आखिर में मैंने 5 स्कीम्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द video. Talking about the dates guys that I am going to cover here, that will be from 1st to 4th of October 2024। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस की फर्स्ट न्यूज के साथ। फर्स्ट न्यूज है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, उसको किस डे के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जाम को देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चंस आपको कभी भी मिस नहीं करने। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस उसको मनाया जाता है जी। रीजन सिंपल है कि बापू जी की बर्थ एनिवर्सरी को, क्योंकि उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2 अक्टूबर को एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस ईयर कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी? दिस वाज द 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ नेशन मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। इसी से ही जुड़ता मेरा दूसरा सवाल है, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम अक्टूबर 2 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस? देखो दोनों क्वेश्चन रिलेट किए कि पहले हमने पढ़ा कौन सा डे बोलते हैं, बट कौन से ईयर में इसको प्रोक्लेम किया गया था। गाइस द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2007। सो इन 2007 यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑफ द फादर ऑफ नेशन, दैट इज महात्मा गांधी। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2 बहुत ही एक प्रोमिनेंट डे है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कहा जाता है। फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स इट गॉट स्टार्टेड। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज के ऊपर। देखिए एक कैंपेन हुआ था स्वच्छता ही सेवा, इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ रिलेट करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो, जब हम स्वच्छ भारत मिशन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज उनके भी रिसेंटली द 10th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन हैव बीन सेलिब्रेटेड। तो उसी में ही स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के बारे में भी डिस्कस किया गया था। तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 17th of September एंड इट एंडेड ऑन 1st of October एंड आफ्टर दैट द 10th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन गॉट सेलिब्रेट। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या थीम थी इस साल के स्वच्छता ही सेवा कैंपेन्स में?
गाइज एक चीज मैं उन सब बच्चों को बोलूंगा, और क्या आप में से काफी बच्चे हो रहे होंगे जो काफी प्लेटफॉर्म्स पे प्रिपरेशन करके आ रहे होंगे या खुद प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए वीडियोस यूजफुल इस तरह होंगी गाइज। आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसको नोट कीजिए, और जो चीज आपने नहीं पढ़ी अपने नोट्स में जो भी आप बना रहे हैं या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे इन चीजों को ऐड कर लीजिए, सो दैट फाइनल मोमेंट में आपके पास कभी भी ये ना हो कि मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, वो चीज हमें नहीं करनी है यहाँ पे। ओके, सो क्या थीम है गाइस इसकी? थीम है इसकी दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्वभाव, स्वच्छता और संस्कार। स्वच्छता है, ठीक है जी। तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन सेलिब्रेट किया गया था 2017 ऑनवर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन कब से स्टार्ट हुआ था? स्वच्छता ही सेवा कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2017। ऑब्जेक्टिव इसका भी सेम ही है कि हमें जो क्लीनलीनेस, जो स्वच्छ भारत मिशन का मेन मोटिव है दैट इज प्रोमोटिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, उसको हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं, दैट इज द थिंग ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन हियर। ठीक है, तो इस साल कैंपेन हुआ था 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, और थीम मैंने आपको बता दी दैट इज स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता है। नेक्स्ट इज गाइस, विच इंस्टीट्यूशन इज सर्विंग एज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द उन्नत भारत अभियान? रिसेंटली इसकी पार्टनरशिप हुई थी विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज टू लोकलाइज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन है कौन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है यहाँ पे दैट इज आईआईटी दिल्ली हियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हियर, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें दो बड़े इनिशिएटिव्स पढ़ने, कौन से? सबसे पहले व्हाट इज उन्नत भारत अभियान। देन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, कितने लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? तो हमारे पास इन टोटल गाइस 9 लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कौन मॉनिटर करता है? मॉनिटर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेट किया है उन्नत भारत अभियान के अंडर टू लोकलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अंडर दिस पार्टनरशिप इट हैज बीन सेड दैट आईआईटी दिल्ली now would be serving as the national coordinating institute for this specific partnership here. What will be the thing that will be done under this initiative? So बोला गया initiative के अंदर 15,000 students would be engaged from various institutions who are working with the gram panchayats, so that what they could do, they could implement the gram panchayat development plans for the financial year 2025-26। तो इस टाइम पे हम ग्राम पंचायत को प्लान्स को डेवलप कर सकें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है उन्नत भारत अभियान क्या है। देखिए उन्नत भारत अभियान एज द नेम सजेस्ट, उन्नति, डेवलपमेंट, एंड हाउ डेवलपमेंट हैज टू बी डन इन ट्रांसफॉर्मेशनल वे। तो क्या है, ये एक विजन था जो इंस्पायर किया जाता है फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन द रूरल डेवलपमेंट प्रोसेसेस। ओके, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, जिस तरह से आप नॉलेजेस लेके आना चाहते हैं, सो दैट यू कुड बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया, जिसका कि बहुत बड़ा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा इन द एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द कंट्री। इसलिए यह उन्नत भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, दैट इज टू एंगेज द फैकल्टी, बिकॉज यहां पे याद रखिए ये क्या कर रहा है, लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस को इंस्पायर कर रहा है, और इंस्टीट्यूशंस में क्या होंगे, आपकी फैकल्टी होंगी, आपकी स्टूडेंट्स होंगी। दैट इज टू एंगेज द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ higher educational institutions, so that first of all they understand the rural realities, because how you will transform, यार किस तरह ट्रांसफॉर्म करोगे जब तक आपको यही नहीं पड़ा, रियलिटी ही नहीं पता कि बदलना क्या है। अब मैं आपको बोलूं कि हम लोग ना करंट अफेयर्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एसबीआई पीओ के लिए, बट हम ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे जब तक हमें यही नहीं पता कि एसबीआई पीओ में किस तरह के सवाल आएंगे, हम किस तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे, किस तरह उसको बेटर कर लेंगे, है ना। मैंने सोचा कि मुझे एसबीआई पीओ की तैयारी करनी, तो सबसे पहले मुझे ये तो पता हो ना कि एसबीआई पीओ का पैटर्न क्या है। मुझे पैटर्न ही नहीं पता और मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो बदल दूंगा जी, मैं तो पूरा सिस्टम बदल दूंगा, मैं तो बहुत बेहतर तरीके से कर लूंगा। तो वो चीजें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द रूरल रियलिटीज। उसके बाद क्या है, जब आपने सबसे पहले एंगेज किया, रियलिटीज को अंडरस्टैंड किया, रियलिटीज को अंडरस्टैंड करने से क्या हुआ, अब आप करोगे आइडेंटिफाई करोगे और फिर सिलेक्ट करोगे एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये तो ना, जैसे मैं बोलूं कि यार हमें ना करंट अफेयर्स में पीआईबी पढ़ना है, भाई पीआईबी में क्या पढ़ना है, तो पहले तो मुझे यही पता चला कि पीआईबी पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, मैं आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग
थिंग्स, तो यही यहां पे हुआ है, आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विच विल बी हेल्पिंग इन कस्टमाइजेशन, उसमें साथ आप कस्टमाइज करोगे एज पर द नीड्स एंड डिवाइस द थिंग्स एज पर द लोकल नीड्स। क्लियर जी, 2 पॉइंट्स हो गए, एंगेज किया, आइडेंटिफाई किया। अब इसके बाद एंगेज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, डिवाइस भी कर लिया एज पर द लोकल नीड्स, देन यू विल लेवरेज द नॉलेज, leverage the knowledge on the base of educational institutions so that effective implementation of various government programs can be done। क्लियर हो गया ये पार्ट। तो ये है जी उन्नत भारत अभियान, जिसके अंदर अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एग्रीमेंट साइन किया है। Let's proceed towards the next news for the day. A very important news. For what duration will the member appointed by the central government serve in the reconstituted monetary policy committee under the Reserve Bank of India Act 1934? It looks like a static question. इस तरह के क्वेश्चंस आपको बैंकिंग पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं और हम सोचते हैं यार ये तो बैंकिंग स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, कैसे आया। आप देखिए काफी चीजें बैंकिंग स्टैटिक में ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से डिराइव होती हैं। तो ये आंसर क्या है सबसे पहले समझते हैं, फिर समझते हैं न्यूज क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4 years। बट ये न्यूज क्या थी? न्यूज ये थे कि यूनियन कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खुद के 3 मेंबर्स है, बिकॉज सबसे पहले समझे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, 3 मेंबर्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। नाउ व्हाट इज न्यूज इज दैट द 3 मेंबर्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट, दे हैव बीन अपॉइंटेड। व्हाट आर द नेम ऑफ दिस 3 पर्सन एंड दीस 3 नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम सिंह, सोगाता भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार। तो याद रखना, राम की सुगात है नागेश। तो राम को किसने सौगात दी? नागेश ने सौगात दी। किसकी सौगात दी थी? एमपीसी की। तो राम को नरेश ने सौगात दी किस चीज की? एमपीसी की। तो ये एक ट्रिक आप याद रखिए किस तरह से आप 3 मेंबर्स को याद कर सकते हैं। एंड दे हैव बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट विद मीन्स फ्रॉम द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दीज मेंबर्स विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द क्वेश्चन इज फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द आंसर फॉर दैट इज 4 years। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म की गई थी एज पर दी आरबीआई 1934। जो चीज मैं आपको बताया था वही सेम चीज। 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 3 आर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट वाले हमने पता कर लिए, बट हुम आर आरबीआई अपॉइंटिंग? आरबीआई अपॉइंट कर रहा है आपका गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और 1 ऑफिसर विच विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सब की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स हैं चाहे आरबीआई के मेंबर्स हैं, द टेन्योर ऑफ देम इज 4 years। तो गाइस याद रखना, पहला ट्रिक ऑफ द डे, क्योंकि काफी चीजें करंट अफेयर्स में ट्रिक पे भी डिपेंड करते हो। राम की सौगात, राम को नरेश ने या नागेश ने एक सौगात दी किस चीज की? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। सो दैट इज द न्यूज रिगार्डिंग द थिंग। तो आपको ये भी याद रखना कैसे करंट से हमारा स्टैटिक डिराइव होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक वाला पार्ट, बैंकिंग स्टैटिक वाला पार्ट भी रिवाइज होता रहे। ओके, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? थोड़ा सा पॉज कीजिए इस वीडियो को कुछ टाइम के लिए, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। कैसे पॉज किया? क्या है आंसर? दिमाग में सोचा, आंसर आया फटाफट में, आगे 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 आगे। आंसर क्या आना था? शक्तिकांत दास। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी टेस्ट करना है बीच बीच में, कि बहुत ही बेसिक सवाल होता है कि यार आरबीआई के गवर्नर कौन है। अभी हम कह रहे हैं कि एसबीआई नहीं पूछेगा, एसबीआई क्यों पूछेगा? बट यार वैसे ही बेसिक तो पता हो ना कि आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, चलिए जी, अब प्रोसीड करते हैं फर्दर गाइस। ऑन विच डेट डिड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 8th एनुअल डे? तो रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना 8th एनुअल डे सेलिब्रेट किया है। वो कौन से डे को सेलिब्रेट किया गाइस? द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने हमारा 8th एनुअल डे सेलिब्रेट किया है। नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ये बेसिकली 2016 में बना था अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बेसिक चीज है, जैसे नाम बताया जा रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, यानी कि जो हमारे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, जिसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत बच्चे पता है कंफ्यूज कहाँ से हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। बहुत बच्चों को लगता है कि यार आईबीपीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगा दो, क्योंकि वो ऑप्शन में ऐसी चीजें आपको देगा।
नहीं, कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्योंकि यार देखो, इंसॉल्वेंसी किसकी होगी? कंपनीज की होगी। कंपनीज क्या है? कॉर्पोरेट्स हैं। तो इस तरह से चीजें रिलेट करना स्टार्ट कीजिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, और वो बैंकरप्ट हुए तो कौन से? कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री आगे आएगी। पर्पस आईबीपीआई का बेसिकली क्या है? इट सर्व्स एज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम so that it could implement the insolvency and bankruptcy code here. रेगुलेट करता है किनको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को, और एंटिटीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जो कि इंसॉल्वेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसी के साथ इट ऑल्सो रेगुलेट्स द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस, corporate liquidations, or individual insolvency or individual bankruptcy code under the code, which is the thing here. So that is about Insolvency and Bankruptcy Board of India. 8th year celebrate किया गया कब? That is in the year, that is on 1st of अक्टूबर। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पार्ट है। और दूसरा याद रखना, कॉमर्स से भी मत रिलेट करना। याद रखना, कॉर्पोरेट्स की इंसॉल्वेंसी किसके अंडर आते हैं? कॉर्पोरेट्स के अंडर जाएगी, ना कि कॉमर्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बात नहीं है, कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है। कि भागेंगे कौन? कॉर्पोरेट। इंडस्ट्री थोड़ा ना भाग जाएगी, इंडस्ट्री तो लगी है, वो तो वहीं पे लगी रहेगी। उसके जो लोग हैं वो भागते हैं जनरली, वो इंसॉल्वेंट होते हैं। तो वो कौन है? कॉर्पोरेट्स। और उनको कौन देख रहा है? कॉर्पोरेट अफेयर्स देख रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस, रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो वहां पे विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल इनकम, एक माइलस्टोन अचीव किया था, बिकॉज ही हैज बिकेम द फोर्थ प्लेयर टू कंप्लीट 27,000 इंटरनेशनल रन। तो 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले विराट कोहली फोर्थ प्लेयर बने हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पे है कि फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन थे टू अचीव दिस फीट? आंसर बहुत सिंपल है यहाँ पे, अगर आप इन सब ऑप्शंस को देख रहे हैं। हमें पता है एक ही क्रिकेटर हैं इंडिया के जिन्होंने ये फीट अचीव किया, एंड विच इज स्टिल द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द वर्ल्ड, दैट इज मिस्टर सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल सही। तो ये चीजें बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको तो बहुत ही अच्छी तरह आता होगा, ठीक है ना? तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसी से थोड़े से दो चीज़ें बेसिक्स और बताता हूँ। देखिए, रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश सीरीज हुई है, तो वहाँ पे जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ है, वहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट रिकॉर्ड्स बने। कौन से? जैसे फास्टेस्ट 50 इन अ टेस्ट मैच, फास्टेस्ट 100 इन अ टेस्ट मैच, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 एंड फास्टेस्ट 250। सो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स बने इन अ सिंगल टेस्ट मैच बीइंग मेड बाय द टीम इंडिया। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये पूछ सकता है कि फास्टेस्ट 50 टेस्ट क्रिकेट में किसने बनाई रिसेंटली? इंडिया ने बनाया है। फास्टेस्ट 100 भी इंडिया ने बनाया था, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 और फास्टेस्ट 250 सभी चीज इंडिया ने यहाँ पे बनाई थी इन द रिसेंट टेस्ट मैच प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। और कौन से फील्ड से? दैट आर इंपॉर्टेंट। चलिए जी, तो विराट कोहली एंड सबली मैंने बताया, सचिन तेंदुलकर हैज द हाईएस्ट इंटरनेशनल runs, that is around 34,357. चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, which state has launched the maiden state chapter of the women entrepreneurship platform in association with Niti Aayog and Women Entrepreneurship Hub here? So guys, that state is Telangana. But for us, the important point to remember is what is Women Entrepreneurship Platform. Women Entrepreneurship Platform is a platform that is a initiative of Niti Aayog. नीति आयोग ने स्टार्ट किया था इस इनिशिएटिव को। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्या था? पहले ये एक नॉर्मल इनिशिएटिव था, देन इन 2022 इट गॉट ट्रांजिशन इनटू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना। आगे क्या आएगा इस? देखिए, अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना तो इसका बेनिफिट क्या हुआ है? व्हाई इज दिस थिंग? अगेन आई सेड, करंट अफेयर्स में जब भी आपको चीज पढ़ते हो ना, हमेशा डिकोड करो इस टर्म को। इसका नाम क्या है? देखिए, वुमेन, यानी कि वुमेन्स की बात करें, किस चीज की वुमेन्स? एंटरप्रेन्योर वुमेन्स, यानी कि बिजनेस ओरिएंटेड वुमेन्स। उनको क्या दिया जा रहा है? वुमेन है, एंटरप्रेन्योर, क्या दे रहे हो उनको? उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। अब क्वेश्चन माइंड में क्या आया? व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म ही क्या करेगा? ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है गाइस? ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म, ये एक पहली तरह का प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी वुमेन, चाहे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है, अगर आप में एक एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशन, आप बनना चाहते हो एक एंटरप्रेन्योर, तो ये वहां पे आपको हेल्प करेगा। अब अगर आप कुछ बनना चाह रहे हो तो मतलब क्या? सबसे पहले मैं कहता हूँ, जब भी आप कुछ बनना चाह रहे हो तो क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या है मेरे मन में? क्या होना चाहिए? मेरे मन में सबसे पहले आएगी इच्छा। इच्छा है मेरे मन में कि मैं एसबीआई पीओ बनना चाहता हूँ। कोई पकड़ के तो मुझे एसबीआई पीओ नहीं बनाएगा। इच्छा से क्या होगा? मैं पढ़ूंगा। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं? मैं ज्ञान प्राप्ति कर रहा हूं, ज्ञान ले रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं इस एग्जाम को
क्लियर कर सकूं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हर बंदे के में क्या होता है कि यार मैंने, मेरी इच्छा भी है, मैंने ज्ञान भी प्राप्त किया, बट जब मैं एग्जाम में गया तो उस दिन एक चीज और इंपॉर्टेंट कहते हैं कि मैंने अपना पूरा 100% दिया, बट कई बार आप अपना 200% भी दे दो, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाती, तो वो क्या आता है, कर्मा। तो यही यहाँ पे है, अब इसको ध्यान से समझे, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। इच्छा means that there is a power of motivation that represents the motivating aspiring entrepreneurs कि आप भाई इंटरप्रेन्योर बनिए, मोटिवेशन आए अंदर से। ज्ञान, power of knowledge which represents the knowledge and ecosystem to support the women entrepreneurs, and then comes the last part, कर्म, कर्मा, जो कि प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है हैंड ऑन सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कि ठीक है जी, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर सेटिंग अप एंड स्केलिंग अप योर एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर अबाउट दिस थिंग गाइस, क्लियर अबाउट दिस 3 कोर टेनेट्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लान, इच्छा, ज्ञान और कर्म। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी इवेंट है, अगर वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं एग्जाम में पूछने के, या तो वो डायरेक्ट पूछेगा या फिर वो इनडायरेक्ट पूछेगा। क्वेश्चन है जी, इन विच एरिया इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो कप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2025 में इंडिया ने बोला है कि वो पहला खो खो कप जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, एंड यहाँ पे 24 कंट्रीज from 6 continents they will be a participating here. That's the thing you should remember here. चलिए जी, अगला है which was the first language to be given classical language status in India followed by Sanskrit in 2005। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आया कि सर ये तो स्टैटिक पूछ रहा है, ये तो हिस्ट्री पूछने लग गया। हिस्ट्री कहाँ से आ गई सर पेपर में? क्या पेपर में हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी? क्या पेपर में मुझे ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, करंट से बहुत स्टैटिक डिराइव होगा। तो अब करंट पार्ट क्या है ये समझिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ओके, अब क्लासिकल लैंग्वेज में क्या पैरामीटर्स होते हैं वो रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो हमें वही पढ़ना जितना रेलिवेंट है। अब वो पैरामीटर्स नहीं याद करने, हाँ, क्योंकि ये बेसिक, अगर किसी को लैंग्वेज स्टेटस मिला तो भाई पहले भी तो हमारे पास 6 लैंग्वेज थी क्लासिकल। अब उसमें पहले कौन सी थी? पहले थी हमारी तमिल। तो तमिल वाज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। उसके बाद संस्कृत को 2005 में मिला। फिर हमारे पास पहले ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी सिर्फ। तो 2014 में उड़िया वाज द लास्ट क्लासिकल लैंग्वेज विच गॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ गाइस, अब हमारे पास 5 और ऐड हुई हैं, दैट इज मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत। समझे? So these are the things and reason why। अब देखो ये भी करंट से स्टैटिक डिराइव हुआ। क्वेश्चन सिंपल ये था। अब आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज को रिसेंटली अप्रूव नहीं किया, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए पहले 6 कौन सी थी। आपको ये भी पता होना चाहिए पहली कौन सी है। आपको ये भी पता होना चाहिए उड़िया का कौन सी स्टेट मिलता है, बिकॉज इससे पहले लास्ट में किसको मिला था? उड़िया को मिला, दैट वाज इन द ईयर 2014। सो आप समझ रहे हैं कि आपको एक सिर्फ न्यूज ये नहीं कि यार अच्छा चांस याद कर लो, नहीं, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए चीजों का कि पहले ये 5, ठीक है, यानी कि अब अगर मैं बात करूं, बाप कहां पे है? मेरे बाप पीएम है, तो इस तरह याद कर लीजिए, बाप इस पीएम, ठीक है। तो बाप कौन है? बंगाली, असमीज और पाली। और फिर पीएम, पीएम कौन से हैं? प्राकृत और मराठी। तो इस तरह याद कर सकती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, बीएपी बाप पीएम, इस तरह हम ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोमिनेंट चीज की, तो ये प्रोमिनेंट हमारे पास पहले 6 थी जो बनी थी। इसमें तमिल और उड़िया को अच्छी तरह याद करना। बाकियों की मैं बोलूंगा लॉन्च इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्लियर अबाउट दिस न्यूज भी, ये भी क्लियर होगी जी, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड ट्रिक होगा जो हमें याद करना है, दैट इज बाप पीएम। तो इस तरह याद कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं, विच कंट्री हैज एग्रीड to the sovereignty of Mauritius over the Chagos archipelago in the historical agreement। ये भी कहीं ना कहीं हमारा करंट से स्टैटिक डिराइव है। तो ये क्या था? एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है, शेगोज आइलैंड नियर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसमें बहुत टाइम से देयर इज अ chaos गोइंग ऑन बिटवीन मॉरिशियस एंड अ कंट्री कि किसकी वहां पे सॉवरेनिटी है, हु हैज एक्चुअली गॉट द राइट टू मैनेज द शेगोज आर्किपेलागो। द आंसर फॉर दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूके ने गाइस रिसेंटली इसको एग्री कर लिया है अब,
तो यूके बहुत टाइम से यूके मॉरिशस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, काफ़ी टाइम न्यूज़ में आया है, और अब यूके ने फाइनली बोल दिया कि ठीक है कि Mauritius have the sovereignty over this Chagos archipelago. If I talk about Chagos archipelago, so this is an archipelago which includes Diego Garcia, the largest US military base in Indian Ocean. That's important something you need to remember. तो ये याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है डियो गार्शिया कहाँ पे है, डियो गार्शिया है शैगोज आर्किपेलागो पे, और यहाँ से स्टैटिक करंट से ही फिर स्टैटिक हमारा डिराइव होगा। ये एग्रीमेंट क्या करता है, दैट the military presence of USA will be there for the next 99 years until despite the change in sovereignty also. ओके, एन एग्रीमेंट क्या है कि अब दोनों ने नेगोशिएट किया है आफ्टर 2 years ऑफ नेगोशिएटिंग विद सपोर्ट फ्रॉम यूएसए एंड इंडिया, और यूएसए ने इसको सपोर्ट किया है कि भाई अब आप इसको प्लीज कंक्लूड कर लीजिए। Let's focus on the next news, that is what is the budgetary allocation or budgetary target for market borrowings through the dated securities set by the center for the full fiscal year 2024-25. Complete factual question. So I would say just remember the fact, the answer for that is option number 14.01 lakhs. The central government has set a budgetary target of 14.01 lakh crore for the market borrowings through the dated securities, that is for the year 2024-25. First half of the fiscal, the government has borrowed 7.4 lakh. Ticket plans to borrow 6.61 lakh in the second half. Next question is, which state will host a new solar wind hybrid energy project under the partnership between Adani Groups and Google? तो ये कौन सी स्टेट में हो रहा है, ये हो रहा है जी गुजरात। तो अदानी ग्रुप्स कहाँ से, इसको याद कर सकते हो कैसे, अडानी ग्रुप कहाँ से, अडानी ग्रुप है गुजरात से, तो वहां से आप याद कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द न्यू सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो कि अडानी ग्रुप और गूगल बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, दैट विल बी इन खावड़ा, ठीक है, खावड़ा, दैट्स इन Gujarat, and it is being said that the project is expected to start its operations, that is after mid 2025. ओके, ऑब्वियसली अगर आप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट तो वो क्लीन एनर्जी में भी बूस्ट आपको करेगा ही करेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन फर्स्ट प्रोटोटाइप, देखिए फिर भी यार फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन विल बी सेटअप in India by the year December 2021, तो that is the जिंद सोनीपत। तो जिंद सोनीपत बेस्ड, जिंद टू सोनीपत रेलवे स्टेशन में फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इज सेट टू रन, दैट्स फ्रॉम द ईयर December 2024। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन, विच मींस अगेन हमने अभी पीछे पढ़ा था क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, तो ये भी काइंड ऑफ वही एनर्जी है जो कि क्लीन हाइड्रोजन का पार्ट है। तो यहाँ पे गाइस आपको एक समझना है चीज, इसके साथ इंडिया क्या बन जाएगा, इंडिया विल बिकम the fifth country to operate the hydrogen fuel trains. What are the other countries? Remember their name: Germany, France, Sweden and China. बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यूएसए इज नॉट अ पार्ट है, बिकॉज जनरली फॉर क्वेश्चन कम्स ऑन दिस थिंग, अगर क्वेश्चन इसको बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल पे बनाएंगे तो वो क्या बना सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज do not operate on hydrogen fueled trains. And guys कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आपको पक्का यूएसए ऑप्शन में देंगे, वो देंगे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चाइना और यूएसए। और बहुत बच्चों के माइंड में सबसे पहले चीज यही आएगी कि यूएसए तो होगा ही होगा, भाई यूएसए मार्केट कैप्चर कर रहा है, नंबर 1 कंट्री है, तो वो तो पक्का ही होगा, तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है जी, इसके अगर शॉर्ट फॉर्म बनाया जाए तो एस एफ क्या है, एस एफ और सॉरी, ठीक है जी, ठीक है, सो मेरी गर्लफ्रेंड को चाइनीज सैंडविच पसंद है, तो इस तरह याद कर सकते हो, मेरी गर्लफ्रेंड को चाइनीज सैंडविच पसंद है, जी एफ एंड सी एस, तो इस तरह याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को शॉर्टकट से आके बना सकते हो, मेरी गर्लफ्रेंड को चाइनीज सैंडविच पसंद है, जर्मनी, फ्रांस एंड स्वीडन एंड चाइना है। ओके, चलिए, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ द 17-foot एस्टेरॉयड दैट विल अप्रोच द अर्थ ऑन October 4, 2004 at a distance of 1,86,000 miles? Now guys, I will say one thing really honest to you, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखता है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है इसीलिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ दीजिए। आप जितने मर्जी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इतना बारीक किसी को याद नहीं रहता है कि टी एस है, टी ए है, टी एफ है, टी ई है, टी एच है, नहीं याद रहेगा, क्योंकि सब में 2024 कॉमन है। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और बेस्ट थिंग क्या होती है, आप जितने मर्जी अच्छे हो, बट आपको एक चीज अपने आप में हमेशा रखनी है, आप कभी भी 50 में से 50 मार्क्स नहीं लिख सकते, 50 में से 50 क्वेश्चंस कभी भी नहीं सही होते। बेस्ट बच्चा वही है, टॉपर वही है जो स्मार्टली खेलेगा, उसको पता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, बट दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली डिफिकल्ट। मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई चक्कर नहीं है भाई,
कोई चक्कर नहीं, इससे बढ़िया कि 1 पॉइंट नेगेटिव मार्क करवाऊं, बेटर है टू गो फॉरवर्ड हियर. सो आंसर हियर इज गाइस ऑप्शन नंबर, इट इज 2024 TF. So basically the 17-foot asteroid 2024 TF, it will approach the earth uh, on earth near October 2024. और इस पे न्यूज में बेसिकली क्या था, नासा ने अनाउंस किया है, दैट इज नासा हैज एक्चुअली अनाउंस कि इस तरह की एस्टेरॉइड्स, बहुत नासा ने बोला कि एस्टेरॉइड अप्रोच कर रहा है बट इट विल नॉट हार्म दी अर्थ. दैट वाज एक्चुअली द न्यूज हियर. तो नेम क्या था उस एस्टेरॉइड का, दैट इज 2024 TF here. Next question is, which country has achieved the world's first breakthrough by curing type 1 diabetes patient using the stem cell transplant? The answer for that is China, guys. चाइनीज साइंटिस्ट ने रिसेंटली, एक चाइनीज वुमेन थी ऑफ 25 years ऑफ एज, उनको रिसेंटली क्या किया है, क्योर किया है उनका टाइप 1 डायबिटीज. नाउ आगे बहुत टेक्निकलिटीज हैं, ठीक है, कि वो इंसुलिन कौन से होते हैं, सब इंसुलिन कौन से होते हैं, दैट्स नॉट दैट मच रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. तो बेसिक पता है, इन तरह की न्यूज़ में जनरली वो आपसे यही पूछेंगे कौन सी है, वो कभी भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट नहीं पूछेंगे बिकॉज दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. और वो इतना इन डेप्थ, इतना टेक्निकलिटी हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है. ओके जी, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. विच अमंग द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द इमरजेंसी रिटर्न स्पेसक्राफ्ट फॉर नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बच विलमोर एंड निक हॉक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हमें पता है हमारी इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, सो शी हैज बीन स्टक इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है. बट अब उनकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी कि हाउ शी कुड गेट रिटर्न. तो रिटर्न कैसे करेंगे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है काफ़ी टाइम से, ये कौन सा है. अब फाइनली नासा ने बोला है कि वी विल बी गोइंग विद SpaceX ड्रैगन फ्रीडम. yes, with the help of SpaceX Dragon Freedom, and that is by February 2025. So she will be returning back from the International Space Station through the astronaut, that is through the spacecraft SpaceX Dragon Freedom, and she will be coming, or she will be returning by the year February 2025. तो February 2025 में वो रिटर्न करेंगे. और ये ड्रैगन फ्रीडम किसका है, तो ये याद रखना, कंपनी हमें पता है, कोई नाम गिवन गया, दैट इज SpaceX. ओके, सो दैट इज द आंसर टू बी, दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर. चलिए नेक्स्ट आता है, विच स्पेस एजेंसी इज लॉन्चिंग द यूरोपा क्लिपर मिशन टू स्टडी जुपिटर्स मून यूरोपा इन October 2024? द आंसर फॉर दैट इज नासा. सो नासा हैज प्लान दैट दे विल बी लॉन्चिंग यूरोपा क्लिपर मिशन. अभी ये नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 10th of October इसकी लॉन्चिंग डेट थी. ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका क्या है, टू स्टडी दी जुपिटर, ठीक है, टू स्टडी द जुपिटर्स मून यूरोपा एंड इन्वेस्टिगेट वेदर दैट आईसी मून दे हैव अ कंडीशन फॉर अ सुटेबल लाइफ और नॉट. So that is what this mission is all about here. Let's proceed further, guys. Question number 19. By joining which global platform did India gain access to a 16-nation group sharing strategic energy practices and innovation solution? A very important initiative. ठीक है, तो कौन सा है, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस. न्यूज़ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसका 101st मेंबर बना है नेपाल. 100th कौन बना था, पैराग्वे. और ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया था, ये फर्स्ट था जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में बना है. अगर मैं बात करूं अब कितने, अब इंडिया में ना 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनेगा, वो कौन से हैं, डेटा ISA, देन इज CDRA, दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. और थर्ड अब किसका बनेगा, IBC का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. तो अब इन तीनों के हेडक्वार्टर्स इंडिया में बन जाएंगे, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी. अब आते हैं दोबारा बैक टू द क्वेश्चन हियर, that is which platform India is going to gain access to the sharing of strategic energy and innovative solutions. The answer for that is International Energy Efficiency Hub. International Energy Efficiency Hub. And if I talk about International Energy Efficiency Hub, important क्या है, it is a hub that was set up in the 2020. Objective is to basically foster the collaborations and promote energy efficiency initiatives worldwide. ये सक्सेसर है टू द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन. अब जो पहले इसका जो प्रेडिसेसर था, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन, उसका इंडिया मेंबर था. तो याद रखना, इंडिया इसके प्रेडिसेसर का मेंबर था, अब इंडिया इसका मेंबर बना, इसका. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. इट्स अ सक्सेसर टू IPEEC. India was a member for that, but it was not a member for International Energy Efficiency Hub. अब इंडिया इसका मेंबर बना है और अभी इसके 16 मेंबर कंट्री से इंडिया 17 बन जाएगा. वो कौन सी, द नेम इज गिवन हियर. आई वुड जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दिस थिंग.
जो कि वो 16 घंटे याद करने बहुत मुश्किल है, तो बस एक बार अभी आप आइडिया ले लीजिए। अब इंडिया की तरफ से कौन इसमें इंप्लीमेंटिंग पार्टनर, इंडिया की तरफ से इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, वो है बीई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो हमने पिछले साइड में लिखा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की इज बीइंग अपॉइंटेड एज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। Let's talk about 20th question. Again, a term here. The term yellow fever warning is seen in news, which is mentioned by Reserve Bank of India. It is referred to which financial concern? तो किस कंसर्न की बात करिए जी येलो फीवर वार्निंग में? येलो फीवर वार्निंग का कंसर्न है जी ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड ग्रोथ इन गोल्ड लोन्स। तो हुआ क्या है, रिसेंटली आरबीआई ने ये खुद देखा है कि बहुत टाइम से क्या हो रहा है, इंडिया में गोल्ड लोन धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं, चाहे वो एनबीएफसीज हैं चाहे वो बैंक्स हैं, बहुत रैपिड इंक्रीज हुआ है, अराउंड 41% का इंक्रीज हो गया इन टर्म्स ऑफ lending the loans on behalf of gold. तो आरबीआई हैज सेड इट इज काइंड ऑफ कोजिंग कंसर्न, क्योंकि हो क्या रहा है, या तो आप अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो, देखो इम्प्रॉपर गोल्ड की वैल्यूएशन हो रही है, इनएडिक्वेट जो वे में गोल्ड जो लोन है वो दिया जा रहा है, द प्रॉपर डिलीजेंसेस आर नॉट बीइंग मेंटेन्ड, द प्रॉपर प्रोसीजर इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है। इट इज नाउ अर्जिंग बैंक्स टू करेक्ट दिस विद इन 3 मंथ्स, क्या आप भाई 3 महीनों में सुधर जाओ, नहीं तो इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दैट इज अ थिंग। तो ये येलो फीवर, येलो क्या होता है, गोल्ड, तो भाई गोल्ड ने तुमको फीवर दे दी जब तुम्हें पता चला 41% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो चुका है इस पे। ओके, सो दिस इज नाउ गाइज अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट योर जनरल अवेयरनेस पार्ट। ठीक है जी, तो मुझे लग रहा है जनरल अवेयरनेस वाले हमें सारे न्यूज आप होप आप सबको समझ आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे विद रिगार्ड्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज स्कीम्स। तो स्कीम्स में भी ऑब्वियसली हम क्वेश्चन सकते हैं, पर स्कीम्स में थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेटिवली समझाऊंगा जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि काफ़ी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं गाइस इस पिछले वीक में। तो आई हैव पिक्ड सम इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड देयर आर सम स्कीम्स व्हिच आई विल टेल यू एट द एंड, वो हम कवर कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीक, बिकॉज आई डू नॉट वांट इट टू बी एन ओवरबर्डन फॉर यू, कि ऐसा नहीं कि यार अगर एक हफ्ते में 8 स्कीम लॉन्च हुई तो 8 की 8 स्कीम पढ़ने बैठ गए और वो याद ही नहीं हुई। ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें समझना है और हमें याद भी तो करना है ना, तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब बढ़ते हैं जी, पहली न्यूज है कि फ्रॉम विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये बेसिकली क्या है, दिस वाज अ स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द यूनियन बजट। अगर आपने देखा होगा तो जो यूनियन बजट 2024-25 में एक स्कीम अनाउंस हुई थी, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जजूगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाए जजूगा। तो इसी को ही प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनवील किया। देखिए सितंबर में भी इसकी गाइडलाइंस आई थी, बट अब इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहाँ से लॉन्च किया था, फ्रॉम हजारीबाग, दैट्स इन झारखंड। तो ये पहली चीज़ तो यहीं पे याद रखने, कहाँ से लॉन्च किया, हजारीबाग से लॉन्च किया, झारखंड से। अब इस स्कीम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस। इस स्कीम में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट्स अ मल्टी मिनिस्टीरियल स्कीम, इट्स नॉट अ सिंगल मिनिस्ट्री, कोई एक मिनिस्ट्री इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। और ऑब्जेक्टिव क्या, जनजाति, जन मतलब आता है जनजाति मतलब माइनॉरिटीज, तो किस तरह मतलब ट्राइबल पीपल, तो किस तरह से हम उनको ओवरऑल डेवलप करेंगे, तो इसकी बात है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जरूरत है, तो वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे 17 मिनिस्ट्रीज हैं और 25 स्कीम्स हैं विच वुड बी इंटरमिंगल्ड हियर एंड दैट वुड हेल्प द ट्राइबल पीपल। तो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 63,000 विलेजेस एंड ओवर 5 करोड़ ट्राइबल पीपल विल बी कवर्ड हियर and they will be covering across 30 states and union territories here. Now the most important thing is, आपने बोला कि हम मल्टी मिनिस्ट्री लेके आ रहे हैं, हम कवरेज में 5 करोड़ लोगों को लेके आना पड़ेगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप खुद सोचिए क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप इन ट्राइबल पीपल को मैप कैसे करोगे, आप इनको ढूंढोगे कैसे, आपको कैसे पता है कि किस ट्राइबल पीपल को बेनिफिट मिला, किस ट्राइबल पीपल को बेनिफिट नहीं मिला। 5 करोड़ लोगों की बात हो रही है, तो क्या मैं 5 करोड़ लोगों को ऐसे ही बता दूंगा कि हाँ जी मुझे तो पता है कि ये तो हो गए, नहीं बता सकता ना। तो मुझे उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे उनको एक जगह पे मैप करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट स्कीम्स। तो मैपिंग कहाँ पे होगी, मैपिंग होगी जी अंडर द प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल में आई विल बी मैपिंग द विलेजेस एज वेल एज द पीपल, और जो भी गैप्स हैं, ऑब्वियसली यार हर बंदे को सब कुछ नहीं मिला होगा, तो कुछ गैप्स होंगे, दीज गैप्स विल बी आइडेंटिफाइड बाय द अंत्योदय मिशन 2022-23, जो कि वैलिडेट करेंगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन स्कीम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो 5 साल की स्कीम है जी, 2024-25 से चलेगी और 28-29 तक ये स्कीम चलेगी। अब
जनरली अगर आप देखिए पिछले काफी टाइम से हमने देखा है एलोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम हुए, बट मैं फिर भी बोलूंगा क्योंकि लेटेस्ट स्कीम है तो एलोकेशन याद रखिए, दैट इज 79,156 करोड़। ये थोड़ा सा क्रैमिफाइड पॉइंट है, ये हमें क्रैम करना पड़ेगा। नाउ फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दैट इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब समझते हैं जी, जैसे मैंने बोला कि काम क्या था, ये हमने सब कुछ करना है, बट किस क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? क्योंकि हमारा सिंपल फंडा है, हम डेवलप कर रहे हैं 5 करोड़ पीपल को। किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरह से बेटरमेंट कर रहे हैं उनकी, दैट इज थ्रू दी enabling the infrastructure and enhancing the socio-economic conditions of this tribal majority villages। and important point is हम कौन से 5 करोड़ पीपल को कहां से टारगेट करें, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और उन विलेजेस को टारगेट करें जहां पे दे हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर, ठीक है, एंड नॉट और, एंड मतलब 500 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, प्लस 50% ऑफ दैट विलेज हैव द ट्राइबल रेजिडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। फिर हम इसके साथ साथ करें एज वेल एज विलेजेस इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहां पे विद द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ 50 और मोर, दे विल बी कवर्ड हियर। तो ट्राइबल विलेजेस एज वेल एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कवर होंगे। ट्राइबल विलेजेस कौन सी, 500 से ज्यादा पॉपुलेशन है, 50% ट्राइबल पीपल रहते हैं, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी पॉपुलेशन 50 और उससे ज्यादा होगी। तो ये हो गए कि इनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब आते हैं अगले चीज के ऊपर कि भाई मैं इनको कवर करूंगा किस गोल के थ्रू। मैंने ये ऑब्जेक्टिव समझ लिया, मुझे इनको डेवलप करना है, इनको एनहांस करना है। कैसे करूंगा भाई एनहांस? तो मैं सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, आई सेड वी वांट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला काम यही है, आई वुड बी डेवलपिंग द एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे मैं जन जीवन ज्योति बीमा योजना है, आवास योजना के अंदर घर दे सकता हूँ, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस आर प्रोवाइडेड है, तो मैं उनको यहाँ पे इंटरमेंटल करूंगा, जो कि डेवलपिंग द एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी अवेलेबल है उसको मैं यहाँ पे डेवलप करूंगा, लोगों को उनके बारे में अवेयर करूंगा। फ्रॉम दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल नाउ हेल्प देम इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जाके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्किल स्टार्ट करोगे उनकी, यू विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग स्किल्स टू देम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, उनको लेके आएंगे ताकि स्किल्स बेटर हो सकें। फिर क्या होगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, जहां पे समग्र शिक्षा अभियान रोल प्ले करेगी, ताकि मैं उनकी स्किल्स बेटर कर रहा हूं, पर स्किल्स के लिए कुछ क्या होता है, एजुकेशन बेटर है, एजुकेशन आई वांट टू एनरोल मोर एंड मोर पीपल, टू ग्रो मोर एंड मोर पीपल। तो क्या होगा, यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं एक्सेस टू गुड एजुकेशन। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं दे लिव हेल्थी लाइफ, तो उनके पास प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिग्निफाइड एजिंग जो है दे कैन ग्रो। सो दिस इज द थिंग दैट विल बी डन अंडर द स्पेसिफिक स्कीम हियर। ओके, तो दीज आर द 4 गोल्स। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, एनेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपको यार अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्किलिंग एंड एजुकेशन। सो दैट इज कम्स टू थर्ड पार्ट हियर, गुड एजुकेशन, एक्सेस टू गुड एजुकेशन। और उससे क्या होगा, जब आपके पास अच्छा स्किल है, अच्छी तरह रह रहे हो, एजुकेशन अच्छा है, तो उससे क्या होगा, यू विल बी लिविंग हेल्दी लाइव्स एंड डिग्निफाइड एजिंग हियर। ठीक है, मॉनिटरिंग मैंने आपको बता दिया, गति शक्ति पोर्टल पे ही मैप होगा, मॉनिटर होगा, और रिकॉग्निशन भी दी जाएगी फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। सो दिस इज अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च रिसेंटली, दैट इज द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ओके जी, अब आते हैं अगली स्कीम के ऊपर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ड्राइव इन द पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो बैंक्स में ऐसी चीजें होती हैं। अब देखो ये अप्रूव हुई थी 11 सितंबर में, बट ये ऑफिशियली लॉन्च कब हुई है, अब ये 3 अक्टूबर को ऑफिशियली लॉन्च हुई। ये उन्नत ग्राम अभियान के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो कैबिनेट ने अप्रूव पहले कर दी, बट अब मिनिस्ट्रीज ने ऑफिशियली स्कीम्स को अब लॉन्च किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लॉन्च किया, जैसे ही 3 अक्टूबर को पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है वो लॉन्च हुई है। और अब उसमें पूछा पीएम ई ड्राइव में ड्राइव की फुल फॉर्म क्या है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव दैट इज ड्राइविंग द रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, दैट इज द आंसर हियर। कमिंग टू पीएम ई ड्राइव, पीएम ई ड्राइव इज द स्कीम जिसमें हम क्या करना चाहते हैं। आपने देखो कि यहाँ पे ना 2 स्कीम्स है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। एक स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने लेके आई थी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम बेसिकली गाइस क्या आती है, ये ना इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को प्रमोट कर रही थी। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई, अभी 30 सितंबर तक ये स्कीम चल रही थी। फिर इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को आप 10,000 की सब्सिडी देते हो, स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीलर्स को 25,000 की, और लार्ज इलेक्ट्रिक व्हीलर्स को 50,000 की सॉरी सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडी
आपने दी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स कवर नहीं थे। अब क्या आया, गवर्नमेंट सेट कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट करना है, बिकॉज नाउ वी विल सी ऑल्सो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ स्कीम को लेकर है, टू एक्सपेडाइट, टू स्पीडन अप द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, अप फ्रंट इंसेंटिव। अप फ्रंट इंसेंटिव का मतलब हो रहा है भाई, हम कह रहे हैं आइए हम आपको डायरेक्ट इंसेंटिव दे रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ द परचेज एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंसेज आर कवर्ड हियर। तो ये यहाँ पे कवर्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर व्हीलर्स भी यहाँ पे कवर्ड है। फिर उसके बाद कितने सपोर्ट्स है, तो दिस इज अ कोर डाटा, आई वुड से इसको 2-3 बार रीड करना तो जाके थोड़ा सा माइंड में आइडिया बन जाएगा। 24.7 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स एंड 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस विल बी सेट अप हियर। इंसेंटिव क्या है, यू विल बी गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स सो दैट यू कुड बाय द इलेक्ट्रॉनिक, ई वाउचर्स मिलेंगे फॉर द demand incentive for electric vehicle buyers. Then a demand incentive of 3,679 crore rupees are allocated so that demand can be generated here. इसके अलावा एडिशनल 500 करोड़ रुपया दिया गया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंसेज डिप्लॉयमेंट, ऑल्सो फॉर electronic buses 4,391 crore rupees has been given for the purchase of electronic buses, that is about 14,028 electronic buses, and 500 crore rupees are being given for the promotion of electronic trucks, जहां पे हम scrapping incentives भी देंगे, यानी कि जो डीजल ट्रक्स हैं we want them to scrap down and we want the promotion of new electronic trucks here. फिर क्योंकि आपके पास भाई ट्रक्स आ गए, आपके पास गाड़ियां आ गई, सबसे बेस्ट चीज क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। चार्ज कहाँ पे करोगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है वी वुड बी इंस्टॉलिंग 22,100 फास्ट चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स, 1,800 फॉर इलेक्ट्रिक बसेस एंड अराउंड 48,400 chargers will be set up for electric two wheelers and three wheelers here. And for that purpose, the government said rupees 2,000 crore rupees are allocated for the electric vehicle public charging stations here. ओके फिर गवर्नमेंट ने बोला जो ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस बसेस विल बी टेकन बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड सीईएसएल, और कहाँ पे करेगा, 9 सिटीज में बेसिकली करेगा पहले, जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। वो कौन सी सिटीज हैं, ये वाली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, पुणे एंड हैदराबाद। ओके, तो दैट इज द कंट्रीज टू बी रिमेंबर्ड है। शॉर्टकट ऐसे याद कर सकते, डीएमके, ठीक है, CAS एज वेल एज दी BPM, ठीक है। तो डीएमके तो पार्टी है, वहां से याद कर सकते हो, डीएमके पार्टी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है जी। देन वी हैव कैश, ठीक है जी। या फिर आप इसको इसको इस तरह भी याद, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद, तो इसको इस तरह याद कर सकते हो, ठीक है जी। और फिर क्या बची आपकी PMS, पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ऐसे कहते हैं, P से पुणे, PH से हैदराबाद और S से ये, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। ओके, दैट इज योर DMK, PCA एंड PHS, जिसको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज याद है, इस तरह से याद कर लीजिए, पुणे, हैदराबाद और सूरत। ओके, सो दिस इज हाउ यू कुड रिमेंबर दिस 9 cities here. चलिए जी, अब चलते हैं हमारे अगली स्कीम के ऊपर, जो कि है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवार्ड स्कीम फॉर द मेजर पोर्ट्स एंड डॉक लेबर बोर्ड एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम which year to which year. So answer is from 2020-21 to 2025-26 here. ठीक है जी। अब ये बेसिक स्कीम क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड ही क्या होता है जिसको हमने एग्जिस्ट किया है। Productivity linking reward is basically a kind of a scheme for the employees or workers कहाँ के of major port trusts and the dock labor boards where they got some financial reward. Financial reward मिलता है how on yearly basis, कैसे, when the settlement is arrived between the management as well as the labor federations of the major port authorities. तो अब क्या है, उसी बेस पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया उनका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवार्ड स्कीम। ओके,
Now it will benefit around 20,704 employees and total implication of this entire period is 200 crore rupees here. अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस बेसिक बताई गई हैं. आई विल से बहुत कम चांस है, बट थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए. तो क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. सबसे बेसिक पैरामीटर कहते हैं कैलकुलेटेड ऑन वेज सीलिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस, दैट इज अ बोनस इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ ₹7,000 per month. Then it says this bonus shall be paid annually by enhancing the pot specific performance which would be weighed from 50 to 55% और इसको फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है. मतलब इतना तो मिलना, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे भी आपका बोनस जो है वो एनहांस किया जाता है. तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. मेन यही था कि प्रोडक्टिविटी लिंक रिवार्ड क्या और क्या बोनस मिलेगा और किसको टारगेट कर रहा है. याद रखना ओवरऑल नहीं, ये मेजर पोर्ट्स और सिर्फ डॉक लेबर बोर्ड को ही टारगेट कर रहा है. अगली स्कीम है गाइस, हाउ मेनी यूथ्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर द provided internship opportunities under the Prime Minister's internship scheme over the next 5 years. Very very important scheme. ये भी स्कीम यूनियन बजट से आई है. जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान came from union budget. It was announced during union budget. Then during the union budget, Prime Minister's package was announced. Prime Minister's 5 schemes package for the employment generation was announced here. उसी में ही अब क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम की गाइडलाइंस आई हैं जहां पे बोला गया था कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा. वी विल बी टारगेटिंग 1 करोड़ यूथ्स दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम व्हेन द गाइडलाइन इज अनाउंस्ड गाइस. सो अगेन यहां पे क्या बोला गया है, इट्स अ स्कीम वेयर अ पोर्टल हैज नाउ बीन अनवील्ड. तो दिसंबर तक इनकी जो ओपनिंग्स हैं वो दी गई हैं ताकि पीपल कैन और द एलिजिबल यूथ कुड अप्लाई हियर. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट वाज द बेसिक गिवन हियर, कितने टाइम की इंटर्नशिप मिलेगी और कहां पे मिलेगी, ये बनाया गया था बजट में. बजट ने बोला था वी विल बी प्रोवाइडिंग 12 मंथ्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 years. ओके, नाउ व्हाट द कंपनीज विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज को बोला गया कि भाई आप ट्रेनिंग कॉस्ट थोड़ा सा बियर कीजिए, 10% ऑफ इंटर्नशिप कॉस्ट बियर कीजिए. जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज का इंटर्नशिप मिलता है जिसमें से 500 रुपीज आर गोइंग टू बी बॉर्न बाय द कंपनीज हियर. नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द स्कीम. सबसे पहले मैंने बोला इंटर्नशिप मिलेगी. इंटर्नशिप मिलेगी कैसे, किसको मिलेगी? यू आर टॉक्ड अबाउट कंपनीज. इज एवरी टॉप 500 कंपनी, is it mandatory for them or is it voluntarily for them that they should be part of the internship scheme? क्या 1 करोड़ यूथ्स को 5 years के लिए करना है? तो क्या इस साल में हम कितने कर रहे हैं? इक्वल डिवीजन है या कुछ और स्कीम है? तो फर्स्ट थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ हियर. सो व्हिच इज द एलिजिबल कैंडिडेट है? इट सेज देयर शुड बी एन एलिजिबल कैंडिडेट. इनकी एज होनी चाहिए 21 to 24 years. ठीक है, सो 21 to 24 years इनकी एज होनी चाहिए. कैंडिडेट्स, अगर आपने हाई स्कूल पासिंग की है, हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा की है, बीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, पीएस, अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप हियर. Candidates, if you have done online or distance learning programs, they are again eligible to apply here, which means कौन कौन अप्लाई कर सकता है. अब इनको इंटर्नशिप मिलनी थी, कितनी मिलनी थी? 5,000 रुपीज पर मंथ की इंटर्नशिप मिलेगी जहां पे 4,500 रुपीज, वही 10% वाला फंड था, 4,500 गवर्नमेंट दे रहा, 500 दैट विल बी गिवन बाय द कंपनीज फ्रॉम द CSR fund. Now it said a one-time incentive of 6,000 rupees will also be given here. A one-time grant of 6,000 will be given, which will be disbursed by the ministry, that could be Ministry of Corporate Affairs here, or to each intern upon joining the place of internship. तो जब आपको incidental मिलेगा तो 6,000 रुपीज. एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? गवर्नमेंट ने बोला वी विल प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज ऑल्सो दैट वुड बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस कवरेज विल बी प्रोवाइडेड वियर द इंटर्न विल बी इंश्योर्ड अंडर जीवन ज्योति बीमा योजना, अंडर द सुरक्षा बीमा योजना. नाउ कम्स द फर्स्ट थिंग, इंटर्नशिप इज ऑफर्ड फॉर 12 months. तो 12 months में कैसे ऑफर? उन्होंने बोला 12 months में से एटलीस्ट हाफ ऑफ द पीरियड हैज टू बी स्पेंट ऑन एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट एंड नॉट इन द क्लासरूम. तो मतलब अगर 12 महीने की इंटर्नशिप है तो 6 महीने में आपको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. दैट्स समथिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 6 महीने का ऑन फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए. वही जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी. भाई मर्जी है आपकी. आप ये तो ना टॉप 500 कंपनीज को आप बोलो कि नहीं पकड़ के ले आओ भाई, यहाँ पे चल तू अंदर, वो कहते नहीं जी हमने नहीं जाना, वॉलंटरी है उनके लिए. उनके ने बोला एनी अदर कंपनी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कैन पार्टिसिपेट इन द स्कीम विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट.
ठीक है, एंड विच विल टेक इनटू कंसिडरेशन अगर उनके पास सेक्टर्स एंड एरियाज हैं विच आर अंडर रिप्रेजेंटेड बाय द टॉप 500 कंपनीज, देन दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट हियर. Partner companies will have a dedicated dashboard. तो उनका dedicated dashboard होगा on the portal where they can post the internship opportunities, the location, as well as required qualification and facility provided here. Candidates can browse the internship based on their preference, roles or location, and they can apply for up to 5 opportunities. That's again something इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट्स कितनी 5 अपॉर्चुनिटीज तक ही अप्लाई कर सकते हैं. कमिंग टू दिस ईयर टारगेट, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 800 crore rupees this year, and it will provide internship to around 1.25 lakh candidates. That is for the year 2024-20. This is what has been seen in news regarding the internship scheme. चलिए जी, अब आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2. तो देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है 18,000 रुपीज का टू एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, एंड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज आपको टैग मिल जाता है व्हेन यू आर सस्टेनिंग योर ओडीएफ स्टेटस एंड यू आर ensuring that there is a proper solid and liquid waste management and it is visually clean. Next is Ministry of Rural Development is the nodal ministry of the scheme. तो यार ये और ये गलत है. क्यों? क्योंकि 18,000 रुपीज नहीं 12,000 रुपीज दिए जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच इज द इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री. तो पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3. अब देखिए क्या है, क्योंकि दोनों स्कीम्स के 10 साल पूरे हैं तो दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं. 2014 में एक्चुअली इनके फेज 1 स्टार्ट हुए थे, बट फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स द फेज 2 ऑफ द स्कीम्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड हियर. दिस टेन्योर इज नाउ गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड टिल 2024-25. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में टॉक अबाउट हियर, ओपन दोनों का ही सिंपल है. वी वांट टू मेंटेन ओपन डेफिकेशन फ्री, which means we do not want open defecation in Grameen, it is villages. In urban, it is the urban areas here. This is implemented by Ministry of Jal Shakti. We want to maintain ODF status for villages, gram panchayats, blocks, districts and states over a continued period of time here. ठीक है, it's a central sponsored scheme here. तो यहाँ पे जो funds हैं वो 15th फाइनेंस कमीशन के थ्रू एलोकेट किए जा रहे हैं फॉर सैनिटेशन, एंड दे कैन आल्सो यूटिलाइज सम फंड्स ऑफ नरेगा स्कीम आल्सो इफ दे आर गिविंग फॉर सैनिटेशन पर्पस. तो टोटल 1,40,881 crore रुपीस दिए गए थे. Now if I talk about the different components of the schemes, obviously it is first of one is construction of individual household latrines. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, दे गिव यू अ 12,000 रुपीज बेनिफिट. ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स कंस्ट्रक्शन के लिए 12,000 रुपीज दिया जाता है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम अगर आप देखोगे ना, तो आपने अगर एक फिल्म देखी है अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो उस स्कीम में इसी चीज की जिक्र किया गया था कि भाई आपने देखा होगा अक्षय कुमार बहुत ज्यादा टॉयलेट्स बनाने के पीछे पड़े होते हैं क्योंकि वो उनको होता है नहीं बनाना ही बनाना बनाना. तो आपने देखा होगा उस स्कीम में उस मूवी में एक सीन है जहां पे अक्षय कुमार क्या करते हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है सरकार खुद पैसा दे रही है तुम्हें वॉशरूम्स बनाने की. तो वो यही पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स 12,000 रुपीज का गिवन है. देन आपको रेट्रोफिट करने टॉयलेट्स. फिर बोला गया कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपके पास 100 हाउसेज हैं जो कि जिनके पास प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज हैं, तो वहां पे आपको एक कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाना है. ठीक है, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं फॉर द आउटसाइड पीपल हियर. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ आपको इसको बनाने के लिए 230 days ऑफ एडिशनल वर्क कैन बी गिवन अंडर द एमजी नरेगा स्कीम. ओके जी. फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या है, या तो आप सोक पिट्स बनाए, किचन पिट्स बनाए, नहीं तो आप गोबर्धन स्कीम के अंडर यू कुड कन्वर्ट योर बायो वेस्ट इनटू बायो gas here. Then liquid waste management will be done here, facial sludge management will be done here. Okay, and the thing is ODF का मतलब क्या आता है मैंने आपको बता दिया. open defecation free plus village का मतलब होता है when a village sustains the open defecation, it is open defecation free. It ensures that there is a proper solid and liquid waste management facilities are provided here and it is appearing visually clean. So that is about the first scheme, Swachh Bharat Mission Gramin. And let's talk about the second version of it, that is the Swachh Bharat Mission Urban here. तो ये ग्रामीण भी 14 में स्टार्ट होता, अर्बन एरियाज में स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, दैट वाज इन 2014. ग्रामीण इज जल शक्ति
अर्बन में कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक सिटीज कंप्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज, बिकॉज वहां पे बायो वेस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा था, यहाँ पे सबसे खतरनाक क्या चीज है, द गार्बेज है। सो बेसिकली दिस वाज द स्कीम, और इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था 2021 में। नाउ ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स इन इंडिया आर कवर्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हियर। अब यहाँ पे मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या, कंपोनेंट इज सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है टू मेक ऑल सिटीज क्लीन एंड गार्बेज फ्री, जहाँ पे आप 100% साइंटिफिक वे से प्रोसेसिंग करोगे ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देन यू वांट टू यूज द वाटर ट्रीटमेंट, जो भी आपका ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे भी होगा, यू विल वांट टू यूज द अनयूज्ड वाटर हियर। Then you will focus on again on the awareness perspective, so information, education and communication as well as behavioral changes will also be done under the Swachh Bharat Mission Urban also. It also wants to ensure that there is a complete access to sanitation facilities so that it could serve additional populations migrating from rural to urban areas also. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट एक्सेस दें टू द एडिशनल to serve the additional populations also। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना guys, there would be additional toilets that will be built in the places, in the tourist places जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी इसके अंदर बोला गया that we should construct more public toilets there also। Complete liquid waste management has to be done in the cities which have less than 1 lakh population, ठीक है, एंड वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, जो मैंने वही बोला था, कंस्ट्रक्शन ओवर 3.5 लाख इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एंड पब्लिक वेस्ट टॉयलेट्स फॉर द city। So this is about guys the Swachh Bharat Mission Urban, and on that note I am ending this session। So I hope आपको मजा आया होगा आज के सेशन को लेके। अगर आपको मजा आया है तो do let me know about that also in the comment section कि आपको चीज़ें समझ आई। हमने कुछ शॉर्टकट्स भी बनाए थे, कुछ स्कीम्स को समझा कि उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, ताकि जब आप क्वेश्चन एज फॉर्मेट में उसको समझोगे, थोड़ा सा स्कीम में क्वेश्चनिंग करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो सकती है। ओके, सो गाइज दिस वाज अबाउट दिस वीक। Now I will meet you in the next week with the next weekly current affairs for the SBI PO। तो आपका टाइम आ चुका है जर्नी को स्टार्ट करने का, आप स्टार्ट कर दीजिए इस चीज़ को। स्लोली स्लोली हम इस चीज़ को आराम से बिल्डअप करेंगे, और फिर हम फाइनल में जब प्री के बाद है तो इसको एक सुपर फास्ट मोड में लेके जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है गाइस, तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक आप मुझसे चाहते हैं कि मैं अगले वीक में कवर करूँ, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, दैट इज ऑन आवर ईमेल ID hello@adotab.co.in, और हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। So guys, on that note, I again wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.